सहारनपुर नाम के गांव में प्रिया और टीना नाम की दो लड़कियां रहती थीं। प्रिया गरीब थी और उसके पिता आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। वहीं टीना एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। प्रिया और टीना दोनों की शादी तय हो चुकी थी। प्रिया बेटी, आज मैं दोपहर का खाना खाने नहीं आऊंगा। क्यों पापा? दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। खाना खाने का टाइम आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तेरी शादी के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। लहंगा, मेहंदी, मेकअप का सामान, कपड़े और भी बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा। पापा, आप इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। बेटी, बस एक बार तेरी शादी हो जाए फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। प्रिया का अकेले में घर पर मन नहीं लगता था, इसीलिए वो बाग में घूमने चली जाया करती थी। बाग में टीना भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। मुझे 3 आइसक्रीम मिलेंगी क्या, मलाई वाली? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आइसक्रीम खाकर गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी तय हो गई है ना, वड़ा पाव बेचने वाले कुंदन से। ये बेचारी वड़ा पाव वाले के सपने में खो गई है। मेरा पति वड़ा पाव की दुकान के मालिक हैं। दुकान का मालिक? तुझे मेरे होने वाले पति के बारे में पता है? वो तेरे पति के जैसी 10 दुकानें खरीद सकते हैं। पैसे के मामले में तेरे हस्बैंड का मेरे हस्बैंड से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। ज्यादा पैसा जिंदगी में खुशी की गारंटी नहीं है। ओहो, बड़ी ज्ञानी बन रही है आजकल। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है। मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले टीना ने गांव की सभी कॉस्मेटिक दुकानों से सारी मेहंदी खरीद ली। उसने किसी भी दुकान पर एक भी मेहंदी की कोन नहीं छोड़ी। शादी वाले दिन सुबह को जब प्रिया मेहंदी लेने पहुंची तो उसे पूरे गांव में कहीं भी मेहंदी नहीं मिली। आंटी जी, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं, सारी मेहंदी टीना के घर जा चुकी है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर मेहंदी की एक बूंद तक नहीं है। अब आया मजा। जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से रंगे सुंदर लग रहे हैं। अब तू ऐसे ही सादा हाथ लिए ससुराल पहुंचेगी। टीना चली गई और प्रिया आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रह गई। प्रिया को कहीं से कोयल की आवाज आई। इतनी मधुर कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्रिया आवाज की तरफ कदम बढ़ाती गई। वो कोयल एक पेड़ पर बोल रही थी। ये तो मेहंदी का पेड़ लगता है। प्रिया ने पेड़ के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसा और कोन बनाकर उसमें मेहंदी भर ली। फिर वो अपने घर पहुंची और उसकी सहेलियों ने उसके हाथों में मेहंदी लगा दी। अपने हाथों में मेहंदी लगी देखकर प्रिया को बहुत खुशी हुई। आज मुझे लग रहा है कि मेरी शादी हो रही है। प्रिया अपनी ससुराल पहुंची। तुम्हारी मेहंदी तो खूब अच्छी रची है, मेरी तो कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई। ये मैंने एक पेड़ से खुद बनाई थी। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, जरा मेरे जूते ले आओ। प्रिया ने जैसे ही जूते छुए, जूते सोने के बन गए। हाय राम, ये क्या हो गया? प्रिया ने साबुन छुआ, साबुन भी सोने का बन गया। अब वो जो भी चीज छूती गई वो सोने की बनती गई। सुनिए जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिस भी चीज को छू रही हूँ वो सोने की बन रही है। लगता है तुम्हारी मेहंदी में कुछ जादू है।
जब तक तुम्हारी मेहंदी ना उतर जाए तब तक मुझे मत छूना, वरना मैं भी सोने का बन जाऊंगा। जादुई मेहंदी से प्रिया ने घर का बहुत सा सामान सोने का बना लिया। कुछ दिनों बाद प्रिया के हाथों की मेहंदी उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बहुत अमीर हो चुके थे। टीना भी उसी समय गांव में थी। जब टीना ने प्रिया को कार से उतरते देखा तो वो चौंक गई। टीना चुपके से प्रिया के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंची और घर के अंदर झांक कर देखने लगी। पिताजी, ये लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं। इन पैसों से आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। बेटी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जादुई मेहंदी से पिताजी। जंगल में एक मेहंदी का पेड़ है जिसकी मेहंदी लगाने के बाद जो भी चीज छुओ वो सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है। टीना जंगल में गई और उसने मेहंदी का पेड़ ढूंढ निकाला। उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले और उन्हें अपने घर ले आई। फिर पत्तों को पीसकर उसने ढेर सारी मेहंदी बनाई और अपने हाथों पर लगा ली। अब इस जादुई मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीना ने सबसे पहले एक बक्से को छुआ। बक्सा सोने की जगह गोबर का बन गया। ये क्या हुआ? बक्सा तो सोने का बनना चाहिए था। टीना ने अपना बेड छुआ। बेड भी गोबर बन गया। उसने जो जो चीज छुई वो सब गोबर बनती गई। टीना का पति बाहर से आया। बाहर आओ टीना, मैं तुम्हें हमारी नई कार दिखाता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहिए। टीना के पति ने टीना की बात नहीं सुनी और टीना का हाथ पकड़ लिया। टीना का हाथ छूते ही पति भी गोबर के ढेर में बदल गया। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ गोबर हो गया। कोई मेरी मदद करो। तभी तो कहते हैं लालच का फल बुरा होता है। गुड़िया का परिवार मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था। गुड़िया, ओ गुड़िया। क्या हुआ माँ? वीरपुर वाले लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी है। भगवान का शुक्र है कि इस बार शादी फेल नहीं हुई। 13 परिवारों से बात होने के बाद 14वां परिवार था ये। अब मरने से पहले कम से कम मैं तेरी शादी तो देख पाऊंगी। गुड़िया भी अपनी शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। गुड़िया अपनी शादी तय होने की बात अपनी सहेलियों को बताने गई। 3 तारीख से मेरी हल्दी चढ़ेगी, तुम लोगों को जरूर आना है। अब तो तू हमें भूल ही जाएगी। अभी से तुझे अपने पतिदेव के सपने आने लगे होंगे। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। शायद आज रात से ऐसा हो। ज्यादातर लड़के फट्टू होते हैं। शादी के बाद उनका व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए मैं तो कहूँगी कि शादी से पहले तू 2-4 बार अपने हस्बैंड से मिल लेती, ताकि तुम लोग एक दूसरे को जान सको। मैं अपने होने वाले हस्बैंड से फोन पर बात करना चाहती हूँ। शहर में तो हर इंसान के पास मोबाइल होता है, लेकिन हमारे गांव में तो सिर्फ एक सड़ियल पीसीओ है। पीसीओ वाला बबलू लोगों की बातें छुप छुप कर सुनता है और पैसे भी मांगता है। इसीलिए उस पीसीओ से बात करना बेकार है। अगर तू पैसों का इंतजाम कर सके तो मैं अपने भाई से कह के शहर से तेरे लिए एक मोबाइल मंगा दूं। गुड़िया ने अपने भाई की गुल्लक से पैसे निकाल लिए और अपनी सहेली को देकर मोबाइल मंगा लिया। वो रोजाना छुप छुप कर अपने होने वाले हस्बैंड से बात करने लगी। एक दिन गुड़िया की माँ गुड़िया से बोली, गुड़िया, पूड़ियों के लिए तेल गरम हो रहा है, जरा ध्यान से रखियो। मैं बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। गुड़िया कढ़ाई के आगे बैठ गई।
उसका सारा ध्यान मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ था। अचानक उसका हाथ करछुली पर लगा और करछुली कढ़ाई से निकलकर धरती पे जा गिरी। गुड़िया के मुंह पर तेल के छींटे पड़ गए, जिससे उसके चेहरे पर कई जगह दाग पड़ गए। ये बात पूरे गांव में फैली तो लड़के वालों को भी पता चली। लड़के के पिता गुड़िया को देखने आए और उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। मेरे चेहरे पर जरा से दाग क्या पड़ गए? तुमने शादी के लिए मना कर दिया। मेरे दोस्तों की एक से एक सुंदर दुल्हन आई है। जब मैं तुम्हें उनके घर ले जाऊंगा तो वो सब मेरे ऊपर हंसेंगे। मैं ये शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर लड़के ने फोन काट दिया। गुड़िया ने कई बार फोन किया, लेकिन लड़के ने फोन उठाया ही नहीं। क्या इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती? क्या लोग बस अपने जीवन साथी की सुंदर शक्ल इसलिए चाहते हैं कि उन्हें दूसरों के सामने इज्जत मिल सके? निराश गुड़िया नदी में कूदकर आत्महत्या करने गई। वो नदी में कूदने ही वाली थी, लेकिन एक औरत ने उसे रोक लिया। तैरना आता है या ऐसे ही नदी में कूद रही हो? तैरना नहीं आता, इस दुनिया को छोड़ने के लिए कूद रही हूँ। औरत गुड़िया से सारी बात पता कर लेती है। आपने ये दुल्हन जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। औरत गुड़िया को अपने घर ले जाती है। करीब 15 साल पहले मेरे साथ भी तुम्हारे जैसा ही कुछ हुआ था। मेरा चेहरा जल गया था और लड़के वालों ने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। मैं भी निराश होकर तुम्हारी तरह इस दुनिया को छोड़ने जा रही थी, लेकिन मुझे एक चमत्कारी औरत ने जादुई हल्दी दी। जादुई हल्दी? हाँ, जरा इसे लगाकर देखो। इसे लगाते ही तुम्हारे चेहरे के सारे दाग साफ हो जाएंगे। गुड़िया अपने चेहरे पर जादुई हल्दी लगाती है और उसका चेहरा एकदम से सुंदर हो जाता है। जब आपका चेहरा ठीक हो गया तो क्या फिर आपकी शादी हो गई? नहीं, फिर मैंने शादी नहीं की। मैंने अकेले जीवन बिताना बेहतर समझा। जब गुड़िया लौटकर अपने गांव पहुंची तो गांव वाले उसे देखकर चकित रह गए। गुड़िया की जिस लड़के से शादी तय हुई थी, उस लड़के ने गुड़िया से शादी करने की विनती की। मैं एक ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो मुझे नहीं, सिर्फ मेरे सुंदर चेहरे से प्यार करता है। कल मेरा चेहरा अगर दोबारा खराब हो गया तो तुम मुझे दोबारा छोड़ दोगे, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकती। गुड़िया ने निश्चित किया कि पहले वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसके बाद शादी के बारे में सोचेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सभी लड़कियों को शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर शादी के बाद लड़के के घर वाले उन्हें किसी कारण से छोड़ देते हैं तो वे अपना जीवन खुद बिता सकती हैं। शीला और शबनम एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। दोनों ऊपर से अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से खूब जलते थे। शबनम, मेरे मायके से कई क्विंटल मूली और गाजर आई हैं। लो, कुछ किलो तुम भी रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया शीला बहन। शीला जब चली गई तो शबनम बोली, मायके से कुछ भी आए दिखावा करने यहाँ चली आती है। सड़ी हुई गाजर और मूली छांट के हमारे घर देने चली आई। सुनो जी, आज ही बाजार चलो, मुझे ढेर सारी साड़ियाँ लेकर आनी हैं। लेकिन गाजर मूली का साड़ी से क्या लेना देना? वो मुझे जलाने आई, अब मैं भी उसे जलाऊंगी। शबनम बाजार जाकर
दर्जन भर साड़ियाँ खरीद लाई और एक साड़ी शीला के घर लेकर पहुंची। शीला बहन, मेरे पति बाजार से मेरे लिए कुछ ज्यादा साड़ियाँ ले आए हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक साड़ी तुम्हें दे दूं। ये लो, ये तुम्हारे ऊपर खूब जचेगी। थैंक यू शबनम जी। शबनम साड़ी देकर चली गई, लेकिन शीला का खून खौल गया। साड़ी तो ऐसे देने आई थी जैसे ये कोई महारानी हो और मैं इसकी दासी। सुनो जी, मुझे कोई इतनी महंगी साड़ी ला कर दो कि साड़ी की चकाचौंध देखकर शबनम की आंखें फूट जाएं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिछले महीने ही मैंने तुम्हें कुंडल दिलवाए थे। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। शीला का पति चला जाता है। इनके पास तो कभी पैसे ही नहीं होते। हाँ, याद आया, पूजा एक दिन बता रही थी कि जंगल में कोई साधु रहता है जो लोगों को जादुई सोने की साड़ी देता है। शीला साधु के पास जंगल में गई। साधु जी, मैंने सुना है आपके पास कोई जादुई सोने की साड़ी है जिसे पहनकर अगर किसी चीज का नाम लो तो वो चीज तुम्हारे सामने हो जाती है, और वो चीज तुम्हारे सामने हो तो वो सोने की बन जाती है। हाँ, मेरे पास एक साड़ी है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो साड़ी मैं सिर्फ जरूरतमंदों को देता हूँ। तुम्हें तो मैंने देखकर ही पहचान लिया कि तुम अपनी अमीरी का दिखावा करने और दूसरों को जलाने के लिए वो साड़ी पाना चाहती हो। साड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती। जाओ यहाँ से। शीला साधु के सामने चली गई, लेकिन वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। उसने देखा कि साधु कुटिया में खाना बना रहा है। साधु खाना ढककर नदी पर नहाने चला गया। शीला चुपके से साधु की कुटिया में घुसी और जादुई सोने की साड़ी उठाकर अपने घर ले आई। उसने साड़ी पहनी और शबनम को जलाने के लिए बाहर आंगन में घूमने लगी। गांव की औरतों ने शबनम को शीला की साड़ी के बारे में बताया। शीला तुम्हारे ऊपर खूब हंस रही थी, कह रही थी कि शबनम ने तो ऐसी साड़ी अपने जीवन में छुई भी नहीं होगी। इसके साथ ही उसकी साड़ी जादुई है। अगर कोई चीज उसके सामने हो और साड़ी पहनकर वो उस चीज का नाम ले दे तो वो चीज सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। शीला चिंता ना करे, मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह शबनम ने एक लेटर में शीला के पति का नाम लिख दिया और उस लेटर को शीला के घर के अंदर खिसका दिया। शीला हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी और दरवाजा खोलने गई। उसने दरवाजे पर लेटर देखा। शीला को ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो जादुई सोने की साड़ी पहने हुए है। उसने लेटर पढ़ा। मेरे पति का नाम रामनाथ है। शीला का पति बराबर में ही खटिया पर सो रहा था। शीला ने जैसे ही पति का नाम लिया, उसका पति सोने का बन गया। शीला जोर जोर से रोने लगी। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे पति सोने के बन गए। मैं बर्बाद हो गई। कोई मेरी मदद करो। शीला ने लेटर को ध्यान से देखा। वो समझ गई कि ये शबनम की हैंडराइटिंग है, तो ये सब शबनम का काम है। लेकिन वो चिंता ना करे, मैं उसके पति को भी सोने का बना दूंगी। शीला शबनम के घर के आंगन में गई। शबनम का पति सुबह सोकर उठा ही था और बाहर टहल रहा था। शबनम ने शीला के पति को नाम से पुकारा। सुनिए सुनील जी। नाम लेते ही शबनम का पति भी सोने का बन गया। शबनम ने जब अपने पति को सोने का बना देखा तो वो भी जोर जोर से रोने लगी। गांव वालों, शीला चुड़ैल ने मेरे पति को सोने का बना दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शीला और शबनम आपस में लड़ने लगती हैं और एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं।
तभी साधु वहाँ पर आता है। अब कैसा लग रहा है शीला? तुमने मेरी कुटिया से जादुई सोने की साड़ी चुरा ली थी। अब बताओ, क्या तुम अमीरी का दिखावा करके और दूसरों को जलाकर खुश हो गई? मुझे माफ कर दीजिए साधु जी। किसी भी तरह मेरे पति को वापस पहले जैसा कर दीजिए और अपनी जादुई साड़ी वापस ले लीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। साधु जी, मेरे पति को भी वापस जिंदा कर दीजिए। मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये सब शीला का किया धरा है। गलती तुम दोनों की है। तुम दोनों अपने सुख से प्यार नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को दुखी देखना चाहती हो। अगर जिंदगी में खुशी हासिल करना चाहती हो तो दूसरों को दिखावा करना छोड़ो और तुम्हारे पास जो है उसका आनंद लो, उससे खुश रहो, वरना ये पूरा जीवन इसी तरह दूसरों को दुखी करने में निकल जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। शीला और शबनम साधु से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद वो एक दूसरे को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगी और प्रेम से मिलजुल कर रहेंगी। साधु उनके पति को दोबारा इंसान बना देता है और जादुई साड़ी लेकर चला जाता है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में चंदर नाम का एक लड़का रहता था। चंदर बहुत खुश था क्योंकि कुछ दिनों बाद चंदर की बारात जाने वाली थी। उस समय शादी के बाद दुल्हन को डोली में बैठाकर ससुराल लाया जाता था और ये नियम था कि डोली के अंदर से जो भी निकलेगा लड़के को उसी को दुल्हन के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। चंदर आज अपनी होने वाली दुल्हन के लिए डोली बुक कराने जा रहा था। माँ, जल्दी खाना लगा दो, आज मैं डोली की बात करने जा रहा हूँ। बेटा, हमारी बहू के लिए शीशम की लकड़ी की डोली ही लेकर आना। माँ, आप चिंता ना करें, मैं शीशम की डोली की ही बात करके आऊंगा। उस जमाने में शीशम की लकड़ी की डोली सबसे अच्छी मानी जाती थी। चंदर की बारात का खूब जोरदार स्वागत हुआ। अगले दिन विदाई का समय आया। माँ, पिताजी, आपकी बहुत याद आएगी। दुल्हन डोली में बैठी, लोगों ने डोली उठाई और बारात लौट पड़ी। लौटते समय बारात जंगल के विश्राम गृह के लिए रुकी। भाइयों, थोड़ी देर आराम कर लो। किसी को पेशाब जाना हो तो चले जाओ, कुछ खाना पीना हो तो खा लो। डोली उठाने वालों ने थोड़ी देर के लिए डोली रख दी और विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद बारात ने फिर अपना सफर शुरू किया और शाम तक गांव लौट आई। चंदर की माँ और गांव की अन्य औरतें दुल्हन का स्वागत करने के लिए डोली के पास गईं। बहू, बाहर आ जाओ, ससुराल आ गया है। डोली के अंदर से बहू बाहर ही नहीं निकलती। चंदर की माँ दोबारा आवाज लगा देती है, बहू, बाहर आ जाओ। सो गई क्या डोली में? बहू फिर भी बाहर नहीं निकली। गांव वालों की उत्सुकता बढ़ गई। आखिर चंदर की माँ ने खुद डोली का पर्दा हटाया। उसकी आंखें फटी रह गईं। हाय राम, इसमें तो एक भालू है। पूरे गांव में खबर बिजली की तरह फैल गई कि चंदर की डोली से बहू की जगह एक भालूनी निकल आई है। ये कैसे हो सकता है? डोली से दुल्हन कहाँ चली गई? गांव के मुखिया वहां पहुंचते हैं। नहीं, नियम और रिवाज के मुताबिक चंदर को इस भालू को ही अपनी बहू मानना पड़ेगा। मैं भालू को अपनी बहू नहीं मान सकता। इस डोली में जरूर कोई जादू है। इसने मेरी बहू को भालू बना दिया। डोली में कोई जादू कैसे हो सकता है? पूरा गांव रीति रिवाजों के हिसाब से चलता है। तुम्हें भी नियम और रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। उस समय रीति रिवाज सभी को मानने पड़ते थे। गांव वालों ने चंदर के ऊपर दबाव डाला और चंदर को भालूनी को ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ा। कुछ दिनों बाद मुखिया के लड़के की शादी तय हुई। मुखिया के लड़के की बहू भी उसी गांव से आनी थी जिस गांव से चंदर की शादी हुई थी। मुखिया के लड़के की बारात भी लौटते समय उसी जंगल में रुकी जहां चंदर की बारात रुकी थी।
भालू से शादी हो जाने के कारण चंदर पागल जैसा हो गया था। वो हर समय अपनी बहू को ही ढूंढता रहता था। मेरी दुल्हन कहाँ चली गई? डोली यहीं पर रुकी थी। कहाँ गई मेरी दुल्हन? मैं एक भालूनी को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। अरे ओ चंदन, कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ, बारात निकल रही है। मुखिया के बेटे की बहू की डोली गांव पहुंची। गांव की औरतें बहू का स्वागत करने आईं। जब डोली का पर्दा हटाया गया तो डोली में लोमड़ी निकली। पूरा गांव लोमड़ी को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। दुल्हन कहाँ चली गई और इस डोली में भालूनी कहाँ से आ गई? कहीं से भी आई हो मुखिया जी, अब आपके बेटे को भालूनी को ही बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने भी भालू को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। रीति रिवाज और नियम माने, अब आपको भी मानने पड़ेंगे। उस बार गांव में जितनी भी शादियां हुई उनमें डोली से दुल्हन गायब हो जाती और डोली के अंदर कोई जानवर निकल आता। आखिर गांव के लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ठान लिया कि वो जानकर ही रहेंगे कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो जाती है। डोली में कोई जादू है या फिर कोई और बात है। एक बार गांव के लोगों ने बारात को लौटाल कर लाने का नाटक किया। उन्होंने डोली में एक आदमी को बिठा दिया और डोली को जंगल में रखकर विश्राम करने लगे। डोली के अंदर बैठे आदमी ने देखा कि नीचे जमीन से कोई डोली का फर्श काट रहा है। वो एक लड़की का हाथ था। आदमी ने हाथ पकड़ लिया और शोर मचा दिया। आ जाओ गांव वालों, दुल्हन चोर पकड़ा गया, जल्दी आओ, वो जमीन के अंदर घुसा हुआ है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने हाथ खींचकर जमीन से एक लड़की को बाहर निकाल लिया। तो तुम ही हो जो हम लोगों की दुल्हन चुरा रही हो। हम समझ रहे थे कि डोली में कोई जादू है। हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारे गांव से मेरी शादी तय हुई थी। धीरज नाम का लड़का याद है? हाँ याद है, वो शादी नहीं हो पाई थी। वो शादी इसीलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा धीरज के लिए पर्याप्त दहेज नहीं दे पाए थे। हमने अपना सब कुछ बेचकर पैसों का इंतजाम किया, फिर भी थोड़े से रुपए के लिए धीरज के परिवार ने शादी से मना कर दिया। मैंने उस दिन ठान लिया कि धीरज के गांव में अब किसी लड़के की बहू नहीं पहुंचेगी। मैं दुल्हनों को जमीन के गुप्त रास्ते से अपनी झोपड़ी में ले जाती थी और उनकी जगह कोई जानवर डोली में रख देती थी। तुम लोगों की दुल्हनें मेरे पास हैं। चंदर और मुखिया लड़की से माफी मांगते हैं। तुम पर जो बीती उसके लिए हम सभी गांव वाले बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं धीरज के पिता से बात करूंगा और तुम्हारी शादी हमारे ही गांव में होगी। लेकिन कृपा करके हमारी बहुएं लौटा दो। गांव के जवान लड़के पागल हुए जा रहे हैं। चंदर और गांव के बाकी लड़कों को अपनी दुल्हनें मिल जाती हैं और दुल्हन चोरी करने वाली लड़की की भी धीरज से शादी करा दी जाती है। उस दिन के बाद से गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। पैसे देने वाला प्रिंटर। एक कस्बे में रोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। आज तो कितनी देर तक कंप्यूटर में घुसा रहेगा। मम्मी, इससे कहो कि कंप्यूटर मुझे चलाने दे। पूरा दिन हो गया है, ये कंप्यूटर का पीछा ही नहीं छोड़ता। मम्मी, मैं अपने स्कूल का असाइनमेंट टाइप कर रहा हूँ। कल मुझे स्कूल में सबमिट करना है। रात के 10 बज गए हैं, प्रिंट कहाँ से निकलवाएगा? अरे नहीं, क्या 10 बज गए? मुझे ध्यान ही नहीं रहा। रोहन तुरंत अपना असाइनमेंट पेन ड्राइव में लेकर मार्केट की तरफ भागा, लेकिन सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। अगले दिन सुबह भी रोशन ने प्रिंट निकलवाने के लिए दुकान ढूंढी, लेकिन सुबह सुबह कोई दुकान खुली नहीं थी। आखिरकार रोहन बिना असाइनमेंट के ही स्कूल पहुंच गया। तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है रोहन? मैम, मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया था, लेकिन प्रिंट नहीं निकलवा पाया। मैडम, ये झूठ बोल रहा है। पिछली बार भी इसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। चुप रहो गौरव, तुमसे किसी ने नहीं कहा बीच में बोलने को। रोहन, अगर तुम असाइनमेंट नहीं लाए हो तो तुम्हें सोशल साइंस में 0 मार्क्स मिलेंगे। रोहन जब घर लौट रहा था
तो उसके क्लास का एक लड़का गौरव उसकी मजाक बनाने लगा। ओ रोहन फेलियर गधेड़ू, सोशल साइंस में 0 बटे सन्नाटा मिला, कैसा लग रहा है तुझे? बेचारा गरीब, इसके पास प्रिंटर भी नहीं है। रोहन उस दिन रोता हुआ घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, इतनी मुश्किल से तो पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने तुम दोनों के लिए कंप्यूटर खरीदा, अब प्रिंटर के पैसे नहीं है मेरे पास। तुम लोग समझते क्यों नहीं, हम गरीब लोग हैं, नहीं उठा सकते प्रिंटर का खर्चा। तुम्हारे पिताजी तो बस हमें अकेला छोड़कर चले गए, ये भी नहीं सोचा कि तुम दोनों का क्या होगा। अगले दिन रोहन जब स्कूल जा रहा था तो गौरव फिर उसे रास्ते में मिल गया। ये देख रोहन भिखारी, मेरे पास कलर प्रिंटर है, मैंने स्पाइडरमैन का फोटो निकाला है, जरा बता तो कैसा लग रहा है? मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नहीं बोलना चाहता। क्यों क्यों, क्या हुआ? तेरे पिताजी ने मना किया है क्या? ओहो, मैं तो भूल ही गया, तेरे पिताजी तो जब तू छोटा था तो तुझे छोड़कर भाग गए थे। रोहन को गौरव की बातें सहन करना बहुत मुश्किल होता। रोहन ने निर्णय किया कि वो किसी भी तरह अपने लिए एक प्रिंटर का इंतजाम करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रोहन उस दिन स्कूल से लौटकर घर नहीं गया, उसने बस पकड़ी और शहर चला गया। शहर में प्रिंटर की कई दुकानें थीं। पैसों का इंतजाम तो शायद कभी नहीं हो पाएगा, इस दुकान पर इतने सारे प्रिंटर रखे हैं, किसी तरह अगर मैं एक प्रिंटर चुरा लूं तो काम बन जाएगा। फिर मैं भी स्पाइडरमैन का प्रिंट निकालकर उस गौरव को दिखाऊंगा और वो मेरा कभी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। रोहन प्रिंटर देखने के बहाने दुकान में घुसा। जब उसने देखा कि दुकानदार की नजर उस पर नहीं है, तो उसने एक प्रिंटर उठाया और चुपचाप अपने बैग में डाल लिया। रोहन को नहीं पता था कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अंदर सिक्योरिटी रूम में गार्ड ने रोहन को बैग में प्रिंटर डालते हुए देख लिया था। उसने जाकर सारी बात दुकानदार को बताई और रोहन रंगे हाथों पकड़ा गया। दुकानदार ने रोहन के कई थप्पड़ लगाए। मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे जेल भेजता हूँ। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे जेल मत भेजिए, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। रोहन अपना हाथ छुड़ाकर दुकान से भाग गया। वो काफी देर तक लगातार दौड़ता रहा। उसे लग रहा था कि कहीं दुकानदार उसके पीछे ना आ जाए। दौड़ते दौड़ते उसके पैर में ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। एक बूढ़े आदमी ने उसे उठाया। क्या हुआ नौजवान, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या मतलब मेरे रोने से? तुम क्या कर लोगे? शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, फिर भी अगर तुम मुझे अपनी तकलीफ बताओगे तो थोड़ा हल्का महसूस करोगे। रोहन ने सारी बात बूढ़े आदमी को बता दी। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें एक प्रिंटर चाहिए, चलो मेरे साथ। बूढ़ा आदमी रोहन को नदी किनारे बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया और उसने रोहन को एक प्रिंटर दिया। आप कौन हैं और आपके पास इतना शानदार प्रिंटर कहां से आया? ये सब पूछना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हें प्रिंटर चाहिए था और मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे लेकर सीधे अपने घर जाओ। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा। उसने प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ा और एक प्रिंट निकालना चाहा, लेकिन प्रिंटर से कागज के प्रिंट की जगह नोट निकलने लगे। रोहन, इस प्रिंटर से तो पैसे निकल रहे हैं। शायद कोई गड़बड़ हो गई होगी, दोबारा कमांड देता हूँ। रोहन ने दोबारा प्रिंट की कमांड की थी, तो फिर प्रिंटर से पैसे कैसे निकले? लगता है ये प्रिंटर पैसे देता है। रोहन ने प्रिंटर से कुछ हजार रुपए निकाले और अगले दिन उसी प्रिंटर की दुकान पर पहुंचा जिस पर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था।
कल मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज मैं प्रिंटर चुराने नहीं बल्कि खरीदने आया हूँ। ये लीजिए पैसे और मुझे सबसे लेटेस्ट प्रिंटर दे दीजिए। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा और अगले दिन उसने गौरव को स्पाइडरमैन का प्रिंट दिखाया। ये देख गौरव, शायद तेरे प्रिंटर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मेरे प्रिंटर की है। गौरव रोहन की शक्ल देखता रह गया। इस गरीब के पास इतना महंगा प्रिंटर आया कहाँ से? उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो गौरव ने रोहन का पीछा किया। वो रोहन के घर के पीछे छुप गया और घर से आ रही सारी आवाजें सुनने लगा। रोहन, जिस आदमी ने तुम्हें ये पैसे देने वाला प्रिंटर दिया है, एक बार तुम्हें उसे जाकर थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम भी मेरे साथ चलो। रोहन अपनी बहन को लेकर नदी किनारे चला गया। रोहन की माँ बाहर काम करने गई हुई थी। घर में कोई नहीं था। ये मौका देखकर गौरव रोहन के घर घुस गया और उसने सोना देने वाला प्रिंटर चुरा लिया और अपने घर ले गया। अब मैं ढेर सारे नोट निकालूंगा, 1 लाख वाला मोबाइल खरीदूंगा, 3D टीवी खरीदूंगा, अपने लिए बुलेट मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ढेर सारे चश्मे खरीदूंगा, खूब मौज मस्ती करूंगा क्योंकि अब पैसों की कोई टेंशन नहीं। गौरव ने जैसे ही पैसे देने वाले प्रिंटर में प्रिंट की कमांड दी, प्रिंटर से पैसे नहीं निकले बल्कि ढेर सारी सुइयां निकली और गौरव की तरफ आने लगी। अरे कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! 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 सारी सुइयां गौरव के पिछवाड़े में घुस गईं। हाँ, मम्मी, मर गया मैं! बचाओ! बचाओ!